नमस्कार दोस्तों। 28 अप्रैल 1937 इराक की राजधानी बगदाद से 177 किलोमीटर दूर तिक्रित नामक जगह पे एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम सद्दाम हुसैन अब्दुल माजिद अल तिक्रिती था। सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन हम भारतीयों के लिए यह नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है। हम सभी कम या ज़्यादा सद्दाम हुसैन के बारे में जानते हैं। सद्दाम हुसैन इराक के 5वें प्रेसिडेंट रहे 1979 से 9 अप्रैल 2003 तक। दुनिया कहती है कि सद्दाम हुसैन एक क्रूर डिक्टेटर था, एक तानाशाह था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई में सद्दाम हुसैन एक क्रूर डिक्टेटर था, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो, और जो लोग दूसरों के लिए अच्छे हों वो हमारे लिए भी अच्छे हों। सद्दाम हुसैन का जन्म एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, और उसके जन्म से पहले ही कुछ दिन पहले ही उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। एक उनसे बड़ा 5 साल का एक भाई भी था, उसकी भी मृत्यु कैंसर से हो गई थी। सद्दाम की माँ सुबह तुल्फा अल मुसालिटीडी ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी की, और सद्दाम को अपने दूसरे पिता से कभी नहीं बनी। सद्दाम उसे पसंद नहीं किया करता था। इसके कारण सद्दाम अपने मामा के यहाँ रहने चला गया। सद्दाम बड़ा होने के बाद पढ़ाई के लिए, आगे की हायर एजुकेशन के लिए वह बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद चला गया। यहीं उसकी मुलाकात जनरल हसन अहमद अल बकर तिर्कित के थे, और सद्दाम के दूर के रिश्तेदार भी थे, चचेरे भाई लगते थे। रहमत हसन अल बकर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के मेंबर थे। पार्टी इराक की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और सद्दाम ने भी 1952 को यह बाथ पार्टी ज्वाइन की थी। बाद में सद्दाम बाथ पार्टी के प्रमुख मुखिया बने थे। 7 अक्टूबर 1959 को अपने बाथ पार्टी के लिए सद्दाम ने अपने ही देश के प्रेसिडेंट अब्दुल कासिम मारने का प्लान बनाया, पर सद्दाम का प्लान फेल हो गया। पर सद्दाम भी कासिम जिंदा बच निकला, और उसके बाद जिंदा बचने के बाद कासिम ने सद्दाम के सभी उन साथियों को मारना शुरू किया। सद्दाम डर के मारे इराक से सीरिया और सीरिया से इजिप्ट भाग गया। सद्दाम इजिप्ट में ही रहा जब तक उसके बाद पार्टी के मेंबरों ने कानून को तोड़ मरोड़ कर कासिम को फांसी पर न चढ़ा दिया। की खबर सुनकर सद्दाम बहुत खुश हुआ और वह अपने वतन इराक लौटा। इराक लौटने के बाद भी सद्दाम के साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। उसे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा। दिनों बाद समय का पहिया घूमा और रहमत हसन अल बकर सत्ता में आए। बाथ पार्टी सत्ता में आई, पार्टी की गवर्नमेंट बनी। रहमत अल बकर प्रेसिडेंट बने और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट बने। सद्दाम वाइस प्रेसिडेंट जरूर थे, पर लोग कहते हैं वही देश चला रहे थे। सद्दाम ने उस वक्त इराकियों के लिए बहुत से नेक काम किए थे, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर फॉर सोल्जर्स, किसानों के लिए सब्सिडी दिया था, घर घर गांव गांव शहर शहर बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था कराई थी। सब अच्छे और नेक काम देखते हुए यूनेस्को ने भी सद्दाम को अवार्ड दिया था। और सबसे जो वो अपने शासनकाल में सबसे अच्छा जो काम किया था वो यह किया था कि उन्होंने जो इराक की जो तेल थी उसको नेशनलाइज कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ऑयल, इराक की तेल को उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। कोई भी कंपनी अपना तेल निकालती थी, अपना रेट पे तेल बेचा करती थी, जिससे यूरोपियन देशों को, वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन देशों और भी बहुत से देशों को तेल सस्ता में मिलता था। पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं थी। कंपनियां अपना तेल निकालती थी और अपने तय किए हुए रेट पर वेस्टर्न देशों को
और भी बहुत से देशों को बेच दिया करती थी, जिससे खरीदने वाले देशों को बहुत फ़ायदा हुआ करता था। पर जब सद्दाम सत्ता में आए तो उन्होंने जब तेल को राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज किया, सारी तेल कंपनियों को गवर्नमेंट के अंदर में ले लिया, एक रेट फिक्स किया, इराक को बहुत फ़ायदा हुआ। इराक के पास बहुत सारा पैसा आने लगा और देखते ही देखते इराक बहुत धनी मुल्क बन गया, बहुत धनी देश, मतलब रिच कंट्री बन गया। और जो इराक में जो पैसा आया तेल से, उससे जो तेल से इराक में पैसा आया, सद्दाम हुसैन ने उस पैसे को वहाँ की डेवलपमेंट, फ्लाईओवर बनवाने में, सड़कें बनवाने में, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाने में पैसे को लगाया। अपने आर्म फोर्सेज, एयर फोर्सेज को नई नई टेक्नोलॉजी, नए वेपन से लैस कराया, जिससे उनकी आर्मी स्ट्रांग हुई भी, जिससे सद्दाम हुसैन का कद बहुत बढ़ा। गल्फ कंट्रीज, बाकी देशों में भी सद्दाम एक ताकतवर नेता की तरह उभरे, स्ट्रांग लीडर की तरह उभरे। उसी दौरान एक और घटना हुई। ईरान जो देश है, जो इराक के बॉर्डर को साझा करता है, इराक के बॉर्डर से नज़दीक है, वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन हो रही थी। कोई भी वेस्टर्न कंट्री, यूएस, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज़ भी जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो रही थी उसको पसंद नहीं कर रहे थे। सभी गल्फ कंट्रीज तो डरे हुए थे। वहाँ जो हालात बने हुए हैं उसको देखा देखी कहीं हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए गल्फ कंट्रीज तो ज़्यादा डरी हुई थी। ईरान की तरह इराक में भी सिया मेजॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, सिया मुसलमान ज़्यादा थे। सद्दाम एक सुन्नी मुसलमान थे और इस वजह से सद्दाम को अपनी सत्ता खतरे में नज़र आ रही थी। इसी डर से सद्दाम ने 22 सितंबर 1980 को ईरान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर डिक्लेयर होने के बाद दुनिया के सामने ये था कि अब हम किसके तरफ रहें, किसको सपोर्ट करें। वॉर में ज़्यादातर देशों ने इराक का सपोर्ट किया, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया। हिंदुस्तान ने भी इराक को सपोर्ट किया था। यूएन में वोटिंग के दौरान हमने भी इराक के पक्ष में वोट किया था। अमेरिका ने तो अपना दिल ही खोल दिया था इराक के लिए। अमेरिका ने, यूएस ने हथियार सप्लाई किए, हथियार इराक को दिए, मिलिट्री ट्रेनिंग दी, सैटेलाइट से खुफिया जानकारी मुहैया कराई, पैसे से मदद की, हर तरह से अमेरिका ने इराक की मदद की। यह जो वॉर थी, यह जो जंग थी, यह 8 सालों तक चली और यूएन के हस्तक्षेप से यह जंग 20 अगस्त 1988 को बंद हुई। इस वॉर के दौरान एक और घटना घटी। 16 मार्च 1988 में इराक और ईरान के बॉर्डर के नज़दीक एक जगह है खिलबजा। यहाँ कुर्दों का पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुर्द बेसिकली सिया मुस्लिम थे और ईरान के सपोर्टर थे। अभी इराकी फ़ौज पे भारी पड़ती तो ये कुर्द बहुत खुश होते और उनका स्वागत करते थे। यह बात सद्दाम हुसैन को पता चली कि उनके देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तब सद्दाम हुसैन ने कुर्दों पे, उस जो जगह खिलबजा जगह है वहाँ पे हवाई हमला करवा दिया और केमिकल बम गिरवा दिए, जिससे 5000 कुर्द लोग मारे गए। एज अ वॉर लॉ, लड़ाई युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। उस नियम के तहत आप कोई भी देश से किसी भी देश पे या फिर अपने आम पब्लिक पे भी केमिकल बम और इस सब रासायनिक बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल सख्त मनाही है ये बम को यूज करने का। रासायनिक बम, केमिकल बम जो हम लोग कहते हैं, इसको यूज करना सख्त मना है। और किसी ने भी सद्दाम और इराक को कुछ नहीं बोला इस पे। किसी देश ने भी इस पे एक सब ने चुप्पी साध ली। सभी देश तो इराक का सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, अरब के देश हो या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो। सभी तो इराक का सपोर्ट कर रहे थे ईरान के अगेंस्ट में। तो इस जनसंहार में, तो इस केमिकल अटैक, जो रासायनिक अटैक हुआ कुर्दों पे, उसके अगेंस्ट में किसी ने भी इराक का विरोध नहीं किया था। हाँ, इन्होंने विरोध कब किया? जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। कुवैत पर हमला करने के बाद सभी देश इराक के अगेंस्ट में हो गए। वो गल्फ कंट्री हो, अमेरिका हो,
वेस्टर्न कंट्री हो, सभी, क्योंकि वहाँ उन्हें अपना फ़ायदा दिख रहा था। अमेरिका चाहता था कि तेल का पूरा कंट्रोल उनके पास हो, यूएस के पास हो। तेल, कच्चे तेल को कैसे निकाले, उसे कैसे रिफाइंड करें, उसका क्या रेट होना चाहिए, ये सारा कंट्रोल उन्हें दे देना, उन्हें मिल जाए। मतलब ये सारा कंट्रोल यूएस के पास हो, यूएस की कंपनियां अपने हिसाब से तेल निकाले, अपना रेट फिक्स करे और मार्केट में बेचे। पर सद्दाम हुसैन इस बात के लिए तैयार नहीं थे। सद्दाम हुसैन का कहना था कि ये तेल जो है ये हमारी धरती से निकल रही है, ये हमारी संपत्ति है, ये कैसे निकलेगी, कैसे रिफाइंड होगी, कैसे, क्या इसका रेट होगा, ये सब हम डिसाइड करेंगे, ये किसी और को डिसाइड करने नहीं देंगे। इससे अमेरिका सद्दाम हुसैन पर खफा होने लगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। कुवैत अमेरिका का सपोर्ट पाकर वो अपना तेल अपने यूएस के कहने के हिसाब से सस्ते दाम में बेचने लग रहा था, जिससे तेल की मार्केट ख़राब हो रही थी। और सद्दाम हुसैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि गल्फ़ कंट्री में सद्दाम हुसैन की बहुत से देश सद्दाम हुसैन के ही तरीके से अपना तेल का रेट फिक्स कर रहे थे, पर कुवैत ऐसा नहीं कर रहा था। इसलिए कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया। यह अमेरिका अपना फ़ायदा देखते हुए कुवैत की ओर से जंग में कूद गया और 15-20 दिन के अंदर ही अमेरिका और अमेरिकी आर्मी और कुवैती आर्मी ने सद्दाम हुसैन की आर्मी को, इराक की आर्मी को कुवैत से बाहर निकाल दिया। इस वॉर के बाद सद्दाम हुसैन की छवि, जो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ थी, वो थोड़ी उसमें कमी आई। अमेरिका को अब ये लगने लगा था कि सद्दाम अब ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसलिए वो आए दिन इराक पे, सद्दाम हुसैन पे ये इल्ज़ाम लगाने लगा कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियार है, इराक के पास जैविक हथियार है, वो जैविक हथियार, केमिकल हथियार बना रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने ये हमेशा इस बात का खंडन किया, इस बात का विरोध किया कि हमारे पास कोई जैविक हथियार नहीं है, हम कोई भी जैविक हथियार नहीं बना रहे हैं, हमारा दूर दूर तक जैविक हथियार से वास्ता नहीं है। इसी बात को लेकर 2002 में यूएन ने एक टीम बनाई और उस टीम को इराक भेजा जैविक हथियार ढूंढने के लिए। उस टीम ने पूरा इराक छान मारा, चप्पा चप्पा छान मारा, पर उन्हें कहीं भी ये जैविक हथियार नहीं मिली। इसका रिपोर्ट उन्होंने यूएन को दिया कि हाँ, हमने पूरा इराक ढूंढा। सद्दाम हुसैन कॉपरेट भी उन्हें किए कि हमने पूरा इराक ढूंढा, पर हमें कहीं भी इराक में जैविक हथियार नहीं मिले, इराक जैविक हथियार नहीं बना रहा है। और अमेरिका नहीं माना, उसे तो सद्दाम को गिराना था, उनको डाउन करना था, तो उसने जैविक हथियार ढूंढने के नाम पे 2003 में इराक पर हमला कर दिया। पूरा इराक तबाह हो जाने के बाद भी, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ाने के बाद, आज भी अमेरिका को वहाँ कोई जैविक हथियार नहीं मिले, क्योंकि वहाँ जैविक हथियार नहीं थे। हाँ, पर एक चीज़ अमेरिका को ज़रूर मिली 2003 के वॉर के बाद, सद्दाम हुसैन के मरने के बाद उन्हें एक चीज़ ज़रूर मिली, तेल पर पूरा कंट्रोल। जो अमेरिका चाहता था, जिसके आड़े सद्दाम हुसैन आ रहे थे, सद्दाम हुसैन झुकने को तैयार नहीं थे कि हम तेल पे कंट्रोल किसी और का नहीं होने देंगे, वो तेल पे कंट्रोल अमेरिका का हुआ। उसके मरने के बाद सद्दाम को खड़ा किया अमेरिका ने, ईरान से लड़वाया अमेरिका ने, सद्दाम को पैसे से लेकर हथियार तक दिया अमेरिका ने। फिर अमेरिका ने देखा सद्दाम ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, अरब देशों में सद्दाम की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, उन्हें लोग एक वेट देने लगे हैं, और सद्दाम हुसैन अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाना बंद कर अपना डिसीजन लेने लगे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, तेल का मुद्दा हो या गल्फ़ के देशों का बारे में कुछ मुद्दा हो, उसमें सद्दाम हुसैन अपना एक डिसीजन लेने लगे। उसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे, तो उसी अमेरिका ने उनका तख्ता पलट करवा दिया। 2009 में सर जॉन चिलकॉट जज हैं, ब्रिटेन ने इनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई जो इराक गई, पूरी इंक्वायरी की, सैकड़ों लोगों से बात की इराक में, और यह जानना चाहा कि वाकई में ब्रिटेन और अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया वो कितना सही था, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसमें साफ शब्दों में यह बतलाया, अमेरिका और ब्रिटेन ने जो दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन की जो छवि पेश की थी, वह बिल्कुल गलत पेश की थी। सद्दाम हुसैन कोई मिलिटेंट नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था,
इराक के पास कोई जैविक हथियार नहीं था, कोई केमिकल वेपन नहीं थे इराक के पास। यह जॉन चिलकॉट ने अपनी रिपोर्ट में कही है। उस वक्त टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो आर्मी के लोग जो उस वॉर में शहीद हुए उनकी फैमिली से माफ़ी भी मांगी थी। अब बात करते हैं इराक के हमारे साथ, मतलब भारत के साथ संबंध कैसे थे। हमारे साथ इराक के संबंध, सद्दाम हुसैन के साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे ही रहे। इराक मध्य पूर्व के कुछ देशों में से एक था जिसके साथ भारत ने 1947 के अपनी आज़ादी के तुरंत बाद दूतावास स्तर पर राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। भारत बाथ पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। बाथ पार्टी जिसके सद्दाम हुसैन, जिसके मुखिया रहे सद्दाम हुसैन की जो पार्टी थी। 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स 120 से अधिक इराकी मिग-21 पायलटों को ट्रेनिंग दे रहा था, प्रशिक्षण प्रदान कर रहा। 1975 में सुरक्षा संबंधों का विस्तार हुआ जब भारतीय आर्मी ने प्रशिक्षण दल इराक भेजा और भारतीय नेवी, इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने बसरा में एक नौसैनिक अकेडमी की स्थापना की। 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान भारत इराक के खिलाफ बल प्रयोग का विरोध कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इराक के खिलाफ बल प्रयोग, आर्मी फोर्सेस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भारत उसका हमेशा खंडन किया। 11 मई और 13 मई 1998 को जो भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और उस पर बहुत से देशों ने हम पे प्रतिबंध लगाया था, पर इराक ने हमारे उस परमाणु परीक्षण करने के अधिकार का समर्थन किया था। इराक ने हमें सपोर्ट किया था। और जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर मुद्दा, उस पर 6 जुलाई 2002 को इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर विवाद पर भारत को इराक का अटूट समर्थन व्यक्त किया था। पाकिस्तान और हमारा जो कश्मीर मुद्दा है उस पर सद्दाम हुसैन ने भारत का पक्ष रखा था और भारत का सपोर्ट किया था। इस वीडियो में हमने सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मुझे पता थी वो हमने आपके साथ साझा की। और आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सद्दाम हुसैन एक अच्छा व्यक्ति था या नहीं था। इस पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इस पर मैं कुछ अपनी टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ कि क्या वो अच्छा था। मैंने जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे। अब आप खुद डिसाइड करें कि वो कैसा था या नहीं, अच्छा था या नहीं था। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें। नमस्कार।